अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स इस दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। गाइस, आज की ये स्टोरी बेसिकली हमें मिस इरम ने शाहनवाजपुर से शेयर की है। बेसिकली इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और ये बताती है वाकया अब से तकरीबन 18-20 साल पहले इनके अपने साथ पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियां चल रही थी और उस बार सर्दियों में रमज़ान मौजूद थे और अक्सर ऐसा होता था कि जैसे आपको पता है कि सर्दियों में जब आप सो जाएं या ब्लैंकेट या लिहाफ के अंदर चले जाएं तो आपकी आंख खुलना या आपका उठना मुश्किल हो जाया करता है। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा वैसे ही शदीद सर्दी के अंदर सो रही थी और एकदम से मेरी आंख खुली। मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन पौने 3 बजे का टाइम था और कुछ देर के बाद वैसे भी सहरी के टाइम का आगाज़ हो जाना था। खैर, जब मेरी आँख खुली तो मैं कुछ देर तक सोचती रही कि कुछ देर मज़ीद सो जाऊं या फिर उठ के सहरी की तैयारी करना शुरू कर दूं। बहुत सारे ख्यालात और सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। एक तो मुझे शदीद सर्दी लग रही थी और दूसरी बात ये थी कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं सोई तो हो सकता है कि मेरी सहरी में यानी सहरी खाने के लिए आँख ना खुल सके। यही सोचते सोचते तकरीबन 5 या 10 मिनट एकदम से गुजर गए। हालांकि मेरी आंखें बंद थीं और मैं मुसलसल सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये टेंशन थी कि अगर सो गई तो बग़ैर सहरी का रोज़ा रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये सोचते हुए कुछ देर ही गुजरी होगी कि एकदम से मुझे अपने कानों में किसी की तिलावत करने की आवाज़ सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे शायद कोई मुझसे पहले उठ चुका है, जैसे कि शायद दादी या अम्मी जो कि हमेशा मुझसे पहले उठ जाया करते थे और उठने के बाद एक तो सहरी का इंतज़ाम करते और उसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज या कुरान पाक की तिलावत किया करते। खैर, जैसे ही मुझे अपने कानों में तिलावत की आवाज़ महसूस हुई तो मैं, क्योंकि नींद के अंदर थी यानी अपने लिहाफ के अंदर घुसी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये दादी की आवाज़ है और दादी उठ के हस्ब मामूल ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद हैं और वहाँ जाके तिलावत कुरान करीम कर रही हैं। खैर, मैं उठी और उठने के बाद सीधी वॉशरूम के अंदर गई। जब मैं वॉशरूम से निकल के बाहर आई तो मेरा जो मुंह था वो सीधा उसी ड्राइंग रूम की तरफ था जहाँ से मुझे मुसलसल दादी की आवाज़ अपने कानों में महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि जाती हूँ, सलाम करती हूँ और सलाम करने के बाद अम्मी की तरफ यानी किचन में चली जाऊँगी और जाके अगर हो सका तो उनकी कोई ना कोई मदद कर दूँगी। और ऐसे हुआ कि जब मैं वहाँ से निकली और मैंने ड्राइंग रूम के अंदर की तरफ या उस तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि सामने यानी बिल्कुल जो ड्राइंग रूम के सामने का हिस्सा है वहाँ पे दादी जानमाज बिछा के शायद नमाज पढ़ रही थी। मुसलसल मुझे उनकी तिलावत की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी और ये जो आवाज़ थी इतनी वाज़े आवाज़ थी कि मैं बआसानी उनके अदा किए हुए अल्फाज को समझ पा रही थी। खैर, मैंने उनको देखा कि जब वो नमाज या तहज्जुद पढ़ रही हैं तो मैं सीधी किचन की तरफ गई। खैर, जब मैं किचन के पास गई तो वहाँ पे मेरी अम्मी पहले से मौजूद थी और जैसे कि हर घर में माएँ, बुज़ुर्ग ख़वातीन जो भी हैं वो सुबह उठते ही सहरी की तैयारी शुरू कर देती हैं, वैसे ही मेरी अम्मी हम सब के लिए सहरी बना रही थी। खैर, इसी दौरान ही मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, दादी कब उठी? अब जैसे ही मैंने अम्मी से ये सवाल किया तो एक लम्हे के लिए अम्मी ने मुझे चौंक के देखा। वो कहने लगी कि बेटा, मुझे नहीं पता कि दादी कब उठी होंगी। अब ये जो जवाब था बड़ा स्ट्रेंज जवाब था और मैं बड़ी हैरान थी कि अम्मी को क्यों कर नहीं पता।
खैर, मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आपने दादी को नहीं देखा। तो वो कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी दादी कल रात में तुम्हारी फुप्पो के घर चली गई थी, तो वो यहाँ तो मौजूद ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे यानी फुप्पो के घर के अंदर सो रही होंगी या फिर उठ के बैठ चुकी होंगी। अब जैसे ही अम्मी ने इस तरह से कहा तो मैंने उनको कहा कि फिर वो जो ड्राइंग रूम के अंदर दादी मौजूद हैं, तो वो भला क्या रात में वापस आ गई थी। जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया और अम्मी से ये सवाल किया, तो अम्मी मेरे साथ फ़ौरन ड्राइंग रूम की तरफ आईं। आप यकीन करें कि जब अम्मी ड्राइंग रूम के पास आईं या हम ड्राइंग रूम के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मेरी आँख खुली तो शायद मेरी आँख दादी की तिलावत की वजह से खुली थी, और मैं जब ड्राइंग रूम के सामने से गुजरी थी तो मैंने अपनी आँखों से अपनी दादी को वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए देखा था। लेकिन बात यही थी कि अभी ड्राइंग रूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम ऐसा करो, जाके कमरे के अंदर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पे सहरी ला के देती हूँ। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगा हो दादी तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। आप यकीन करें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बाकायदा उनकी आवाज़ को सुना था, और ना सिर्फ सुना था बल्कि मैं वहाँ यानी जब ड्राइंग रूम के अंदर पहुँची थी तो वहाँ पे मैंने दादी को नमाज पढ़ते हुए देखा था। खैर, ये एक ऐसा वाक़या था जो बड़ा स्ट्रेंज वाक़या था, और वाकई में हमारी दादी उस रात घर के अंदर मौजूद नहीं थीं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि हमारे उस घर के अंदर हमें घर के वो अफराद नज़र आते जो कि उस वक्त घर के अंदर मौजूद ही नहीं होते। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम खालिद है, और जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये मेरे अपने घर में, या आप कह सकते हैं मेरे ननियाल में, मेरे ननियाल वालों के साथ पेश आई थी। ये जो स्टोरी है या ये जो वाक़या है अब से तकरीबन 21 या 22 साल पुराना है, और 2002 ये जो ईयर था ये हमारी पूरी फैमिली के लिए, ख़ास तौर पे जो मेरे ननियाल वाले थे उन सब के लिए मुश्किल तरीन साल था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2002 में मेरी जो उम्र थी वो तकरीबन 17 साल थी, और मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुछ बातें पता चलना शुरू हुई। जैसे कि मेरे कज़न्स, ख़ास तौर पे जो मेरे मामू के बच्चे थे या मेरी जो दूसरी खालाएँ थीं उनके बच्चे थे, उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि जो मेरी सबसे छोटी खाला हैं, जो कि उस वक्त अनमैरिड थीं, वो कुछ अजीब किस्म का बिहेव करना शुरू हो चुकी हैं। अब ये जो बर्ताव था या इसके बारे में जो भी मालूमात मुझे मिल रही थी वो डायरेक्ट नहीं मिल रही थी, बल्कि मेरे मुख्तलिफ़ कज़न्स या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे मालूमात पहुंचा करती थीं। और जब भी मुझे कोई मालूमात मिलती या खाला के बारे में इस तरह की बातें सुनने को मिलती तो मैं अपनी मदर से पूछता, और वो हमेशा इस चीज़ से इनकार किया करती थी। लेकिन 2002 जनवरी 20 या 21 तारीख़ थी, रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम था कि एकदम से जो हमारा फ़ोन था, जो कि उस दौर में PTCL हुआ करता था, वो बजना शुरू हुआ। और जैसे ही फ़ोन पे रिंगिंग शुरू हुई तो फ़ौरन से मेरी मदर ने कहा कि मुझे इसी वक्त नानी के घर में जाना होगा। मेरे फादर ने मेरी मदर से पूछा कि सब खैरियत तो है, तो वो कहने लगी कि कुछ अजीब बातें हैं जो मेरी मदर यानी कि जो हमारी नानी थी वो उनको बताना चाहती हैं। खैर, आधे पौन घंटे के अंदर अंदर जो मेरी मदर थी उन्होंने जल्दी जल्दी जो भी सामान था उसको समेटा और नानी के घर
PCSH ब्लॉक 2 के अंदर जाने के लिए रवाना हो गईं। हम लोग उस दौर में गुलशन इकबाल में रहा करते थे और वहाँ से जो ब्लॉक 2 का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का था। खैर, मेरी जो मदर थी उनको मेरे फादर ने नानी के घर छोड़ दिया और 1-2 दिन बाद जब मेरी मदर वापस आई तो मेरे फादर ने उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है। मेरी मदर बताती हैं कि हमारी जो नानी थी उन्होंने मेरी मदर को बताया कि जो मेरी सबसे छोटी खालाएँ वो कुछ अजीब तरीके की हरकतें करना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अक्सर रात के औकात में, यानी कि जैसे ही सूरज ढल जाता है तो अक्सर जो मेरी छोटी खालाएँ वो किसी अनसीन फोर्स से, यानी कि किसी ऐसी चीज़ से या ऐसी मखलूक से बातें करने की कोशिश करती हैं जो कि आम आंखों से देखी नहीं जा सकती। जब मेरी नानी मेरी खाला से पूछने की कोशिश करती कि तुम बिल आखिर किससे बात कर रही हो, तो खाला कहा करती थी मेरी दोस्त है, देखें वो सामने खड़ी भी है, देखें वो छत के ऊपर जा रही है, या देखें वो खाना खा रही है। लेकिन जब नानी इधर उधर देखती या उस लड़की को, इनकी दोस्त को तलाश करने की कोशिश करती तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। अब जब नानी ने इस तरह की बात की तो जो मेरी मदर थी वो मेरी नानी को समझाने लगी कि हो सकता है आपका वहम हो, या हो सकता है कि मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही आप परेशान हो और ना ही कुछ गलत उसके बारे में सोचना शुरू करें। जिस हद तक हो सकता है उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा दोस्तें नहीं हैं, तो हो सकता है उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया हो। खैर, मेरी मदर के समझाने पे 2-4 दिन बड़े सुकून से गुजरे और मेरी नानी ने भी मेरी खाला की जो भी बातें थीं उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। खैर, अगली दफ़ा जब मेरी मदर मेरी नानी के घर रुकने गईं तो इत्तफाक से मैं भी उनके साथ मौजूद था। अब जब भी हम अपनी नानी के घर में रुकने जाते थे तो छत के ऊपर एक कमरा मौजूद था और हम लोग उसी कमरे में रुका करते थे। तो वैसे ही हम लोग वहीं पे रुके हुए थे और मैं जल्दी सो चुका था। मेरी मदर बताती हैं कि रात के 1 या 1:30 बजे उनकी आँख खुली और जब उनकी आँख खुली तो उनको ऐसा लगा कि नीचे यानी सहन के अंदर कोई मौजूद है और ऐसा लग रहा है जैसे 2 लड़कियां या 2 ख़वातीन आपस में बातें कर रही हैं। अब जब मेरी मदर को ऐसा लगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के साथ सहन की तरफ बढ़ती चली गईं और जैसे ही मेरी मदर बिल्कुल सीढ़ियों के पास पहुंची और उन्होंने ऊपर से ही सहन की तरफ यानी नीचे की तरफ देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो मेरी खाला हैं वो नीचे खड़ी भी हैं और बाकायदा उनका जो मुंह है वो गुस्ल खाने की तरफ है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी के साथ बातें कर रही हैं। और वो जो बात कर रही थी या जो उन्होंने जुमला अदा किया था वो ये था कि फिर आ गई तुम, आज तो तुम जल्दी चली गई थी। ये जो जुमला था ये मेरी खाला ने उस तरफ देखते हुए कहा था, जबकि दूसरी तरफ जिस तरफ वो देख के ये जुमले अदा कर रही थी वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी मदर बताती हैं कि ये जुमला जब उसने अदा किया और जिस अंदाज से वो उस तरफ देख रही थी, वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पे ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि प्रॉपरली इसके साथ बातें कर रहा है। अब मेरी मदर चाहती तो उसी वक्त ऊपर से आवाज़ लगा के पूछ सकती थी कि तुम किससे बातें कर रही हो, वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मेरी मदर ने उस वक्त खामोश रहना बेहतर समझा। इसी तरह फिर वो रात गुजरी और जैसे तैसे सुबह हुई। अब जब सुबह हुई और मेरी मदर का नानी के साथ सामना हुआ तो पहले मेरी मदर ने सोचा कि नानी को रात के वाक़ये के बारे में सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिर ये जहन में आने लगा कि अगर नानी को ये बताएंगी, इस तरह की बात करेंगी, तो नानी वैसे भी ब्लड प्रेशर की और दीगर अमराज की शिकार थीं
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ مزید خراب ہو جائے۔ لہٰذا میری مدر نے ان کو بتائے بغیر ایسے ہی ناشتہ وغیرہ کیا اور مسلسل اپنی چھوٹی بہن کی فکر میں پریشان ہونے لگی۔ اسی طرح 1 یا 2 دن مزید گزرے اور رات کے تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا۔ اتفاق سے گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ جو میری خالہ تھیں وہ آلریڈی یعنی 1 گھنٹے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھیں۔ اب جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ جو میری خالہ تھیں وہ اکیلی صحن میں پلنگ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری مدر جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد فری ہوئیں اور جب ان کی نظر باہر صحن کی طرف پڑی تو جو میری چھوٹی خالہ تھیں وہ نہ صرف صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا مسلسل اسٹیئرز کی طرف دیکھ رہی ہیں جیسے کہ وہ کسی جاننے والے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب میری جو مدر تھیں وہ مسلسل خاموش تھیں اور چپکے سے میری چھوٹی خالہ کو آبزرو کر رہی تھیں۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے میری خالہ اس پلنگ کے اوپر سے اٹھیں اور جہاں پہ سیڑھیاں موجود تھیں آہستہ آہستہ کر کے اس طرف چلتی چلی گئیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اسٹیئرز کی طرف چلنا شروع کیا تو میری مدر بھی اس کمرے سے آہستہ آہستہ کر کے چپکے سے باہر کی طرف آنے لگیں۔ اب جو میری خالہ تھیں وہ سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف جا رہی تھیں، جبکہ جو میری مدر تھیں وہ دبے قدموں کے ساتھ مسلسل ان کو فالو کر رہی تھیں۔ میری خالہ چھت کے اوپر گئیں اور چھت پہ جانے کے بعد ایز یوزولی انہوں نے کونے کی طرف دیکھ کے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میری جو مدر تھیں مسلسل ان کو آبزرو کر رہی تھیں اور وہ سیڑھیوں کے آخر سے مسلسل ان کو دیکھ رہی تھیں۔ اسی دورانیے میں میری مدر نے میری خالہ کو ایک زور سے آواز لگائی، ان سے پوچھنے لگیں کہ آخر تم کس سے باتیں کر رہی ہو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو جو میری خالہ تھیں وہ ایک دم سے پلٹیں اور کہنے لگیں میری دوست ہے، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس طرح کا جواب دیا تو جو میری مدر تھیں وہ غصے سے لال پیلی ہو چکی تھیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں چیخنے کے انداز میں میری خالہ کو کہنے لگیں کہ کس طرح کی پاگلوں والی باتیں کرتی ہو، یہاں پہ جب کوئی موجود ہی نہیں ہے تو تم بھلا کس سے باتیں کر رہی ہو۔ جیسے ہی میری خالہ نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ میری دوست یہیں پہ موجود ہے اور ابھی آپ چاہیں تو اس سے باتیں کر سکتی ہیں۔ اب جیسے ہی میری خالہ نے اس طرح کی بات کی تو میری مدر نے کہا کہ اگر تمہاری دوست یہاں پہ موجود ہے تو اس سے بولو کہ مجھ سے بات کرے، مجھے نظر آئے تاکہ میں بھی تمہاری دوست سے مل سکوں۔ یہ کہنے کے بعد جو میری خالہ تھیں وہ مسلسل میری مدر کے پیچھے کی طرف یعنی اسٹیئرز کی طرف دیکھنے لگیں اور عجیب طریقے سے مسکرانے لگیں۔ اب جب میری مدر نے دوبارہ سے غصے سے ان سے کہا کہ آخر تمہاری دوست کہاں پہ ہے، تو میری خالہ نے میری مدر کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کہا کہ میری دوست بالکل آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اس نے لال کلر کا لباس پہن رکھا ہے اور وہ آپ سے قد میں کافی لمبی سی ہے۔ میری مدر بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میری خالہ نے اس طرح کی بات کی تو اس کے اگلے لمحے سے میری مدر کو مسلسل ایک عجیب سی دھیمی خوشبو کا نہ صرف احساس ہونے لگا بلکہ اب میری مدر کو لگنے لگا تھا کہ واقعی میں ان کے بالکل پیچھے یا ان سے لگ کے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور نہ صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کے سانسیں لینے کی باقاعدہ آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور اس کی جو سانسیں تھیں وہ جب سانس لے رہا تھا تو باقاعدہ میری مدر کے جسم سے وہ ہوا مس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب خوف تھا، ایک عجیب عالم تھا جو میری مدر کے اوپر طاری تھا، اور میری مدر اتنے جذبے کے باوجود بھی، اتنے بہادر ہونے کے باوجود بھی نہ ہی پلٹ پا رہی تھی اور نہ ہی پلٹنے کے بعد پیچھے دیکھ پا رہی تھی۔ لیکن میری مدر بتاتی ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ واقعی میں ان کے بالکل پیچھے
कोई ना कोई ज़रूर खड़ा हुआ था। अब ये जो बात थी, ये जो वाक़या था, इसके बाद तो यकीन हो चला था कि वाकई में कोई ना कोई एंटिटी या कोई ना कोई मखलूक है जो ना सिर्फ खाला के साथ अटैच है, बल्कि वो खाला के बहुत करीब है, और खाला भी उस जो भी मखलूक है उसके बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी हैं। अब जब ये वाक़या पेश आया तो उसी रात मेरी जो मदर थी, उन्होंने नाना से भी नानी से भी इस वाक़ये का ज़िक्र किया, और उन्होंने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि किसी न किसी आमिल से या किसी इस तरह के बंदे से, झाड़ फूँक करने वाले से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मज़ीद टाइम गुज़र गया तो हो सकता है कि जो हालात हैं ये हमारे काबू से बाहर हो जाएं। और ऐसा ही हुआ कि अगले दिन से फिर हमारे मामू ने भी, हमारे नाना ने भी, इवन कि मैंने भी मुख्तलिफ लोगों से इस तरह के झाड़ फूँक करने वालों का पता करना शुरू किया। इस दौरानिए में जबकि हम लोग किसी इस तरह के शख्स को तलाश कर रहे थे, एक रात ऐसा हुआ कि मेरे जितने भी घर वाले थे, यानी कि जितने भी ननियाल वाले थे, वो सारे के सारे, इवन मेरी मदर भी, किसी अजीज़ की इयादत के लिए गए हुए थे। अब ये जो नानी का घर था, इस नानी के घर में मैं मौजूद था, और मेरे अलावा वही खाला मौजूद थी जिन खाला की ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इत्तफाक से मैं और मेरी खाला ड्राइंग रूम के जो बराबर वाला रूम था वहाँ पे बैठे हुए थे, और ये जो रूम था, इस रूम का आम तौर पे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए या फिर जैसे किसी को सॉन्ग्स वगैरह सुनने, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं अपनी खाला के साथ बैठा हुआ था और मुसलसल बातें कर रहा था कि एकदम से देखते ही देखते मेरी जो खाला थी, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखना शुरू किया, और जब वो दरवाजे की तरफ देख रही थी तो एक अजीब सी खुशनुमा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई जानने वाला या बहुत ही कोई अजीज़ एकदम से गेट के रास्ते से होता हुआ उनके सामने आ चुका है। मेरी खाला ने एकदम से मुस्कुराना शुरू किया, और मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसा लगा जैसे वो उस वजूद को वेलकम कर रही हैं। अब जब खाला दरवाजे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, तो इसी दौरानिए में मैंने अपनी खाला से पूछा कि खाला, आप किसको देख रही हैं? आखिर कौन है जो वहाँ पे मौजूद है? इस दौरानिए में जो मेरी खाला थी वो कहने लगी कि देखो, मेरी दोस्त सामने खड़ी हुई है और आज वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब मैं बुनियादी तौर पे तो डर चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनके सामने अपने डर का या अपने खौफ का किसी भी तरह इजहार करूं। जैसे ही खाला ने इस तरह की बात की तो मैं कहने लगा कि वाकई में आपकी दोस्त आ गई है, चले आज मुझे भी आप ऐसा करें, अपनी इस दोस्त से मिलवा दें। जैसे ही मैंने ये कहा, उसके अगले ही लम्हे ऐसा लगने लगा कि इस रूम के अंदर उस दरवाजे के रास्ते से बहुत शदीद किस्म की हवा चलना शुरू हो गई है, और एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू है जो उस हवा के साथ साथ कमरे के अंदर आती चली जा रही है। और वाकई में ऐसा लग रहा था कि कोई आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाजे के बाहर से या दरवाजे के सामने से अंदर की तरफ ना सिर्फ आना शुरू हुआ है, बल्कि जैसे जैसे वो अपने कदम रख रहा है, वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। और ये जो पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ थी, ये मुसलसल मेरे कानों में ना सिर्फ आ रही थी, बल्कि उस आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि खाला की वो दोस्त जो हमें नज़र नहीं आया करती, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ मेरी या हमारी तरफ बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी लम्हे एकदम से वो मेरे सामने ज़ाहिर हो जाएगी। खैर, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, और इससे पहले कि वो आवाज़ या वो वजूद मेरे मज़ीद क़रीब आता, मैं जैसे तैसे भागता हुआ इस कमरे से, बल्कि नानी के घर से बाहर जाके खड़ा हो गया।
جب تک باقی گھر والے، خاص طور پہ میری مدر، واپس نہیں آئے، اس وقت تک میں دوبارہ نانی کے گھر کے اندر نہیں گیا۔ اس واقعے کے بعد سے مختلف طریقوں سے، مختلف عاملین سے، خاص طور پہ بہت سارے جھاڑ پھونک کرنے والوں سے میری خالہ کا نہ صرف علاج کروایا گیا، بلکہ پوری کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح میری خالہ نارمل ہو سکیں۔ لیکن بدقسمتی کہ اس واقعے کے بعد سے تقریباً 4 یا 5 سال تک مسلسل اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی مخلوق کی پریزنس محسوس ہوتی رہی، اور تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد بالآخر ہمیں ایک صاحب ملے۔ ان صاحب نے جب میری خالہ کا علاج کرنا شروع کیا تو شروع میں ان کو بھی نہ صرف مشکلات پیش آئیں، بلکہ ان صاحب کی جو طبیعت تھی وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، کافی دعاؤں کے بعد اور کافی زیادہ پڑھائی کے بعد اللہ کر کے جو میری خالہ تھیں ان کی طبیعت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جو میری خالہ تھیں ان کی شادی ہو گئی۔ جن صاحب نے بالکل آخر میں میری خالہ کا علاج کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی جو بہن ہے اس کے ساتھ اس دور میں، یعنی اس وقت میں، ایک پچھل پیری یا ایک چڑیل نہ صرف اٹیچ ہو چکی تھی، بلکہ وہ چڑیل یا وہ پچھل پیری آپ کی بہن کو اس قدر پسند کیا کرتی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے آپ کی بہن کو اپنے ساتھ لے کے کہیں چلی جائے، اور اگر کچھ مدید عرصے تک آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں ایسا ہی ہوتا اور آپ کو اپنی بہن یعنی ہماری چھوٹی خالہ سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونا پڑتا۔ کبھی کبھی جانتے ہوئے انجانے میں کچھ اس طرح کی مخلوقات آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، جن سے پیچھا چھڑوانا پھر بعد میں آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔